की हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों. सो ऑन दिस वार्म नोट, I Sonali Malik welcome you all to this incredible platform which is NEET Phoenix by an Academy. तो बेटा फिर आ गई हूँ मैं एक और कॉन्सेप्ट का खात्मा करने, लेकिन यहाँ पर मैं तो कॉन्सेप्ट का खात्मा करूंगी, लेकिन आपका होने वाला है डाउट का खात्मा, क्योंकि इस क्लास के बाद एटलीस्ट आज का टॉपिक विच इज आयनाइजेशन एनर्जी में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला. ठीक है जी. तो आज का जो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ बुक्स में से आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, सेम चीज है और आज वो तुमको क्लियर होने वाली है. ठीक है जी. तो अब सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये करनी है तुमको, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज वेल एज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बच्चों. राइट. अच्छा, अब बेटा जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तुम्हारा फेवरेट काम, जो क्या है, पढ़ाई करा दो पढ़ाई करा दो पढ़ाई करा दो. तो वही पढ़ाई शुरू कर रहे हैं. ठीक है जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेटा? आयनाइजेशन एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब हमको क्या होता है, ये एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है जी. तो पहली चीज तो क्या होगी बेटा, क्या है, ये एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है. किस चीज में रिक्वायर्ड है बेटा? ये रिक्वायर्ड है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से. किस में से बेटा? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है. ठीक है. और रही बात आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब क्या है कि भाई एटम बॉन्डेड स्टेट में नहीं होगा, इकल्ला होगा, आइसोलेटेड होगा, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक सोडियम का एटम. ठीक है जी. क्या है बेटा? अगर मेरे पास एक सोडियम का एटम है, राइट. अब ये जो एटम है हमारी गैसियस स्टेट में है और इकल्ला है, आइसोलेटेड है. ठीक है. इसमें से मैंने क्या करना है पुत्र, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na प्लस गैसियस बनाना है. ठीक है जी. तो इस कार्यक्रम में कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वही एनर्जी क्या है पुत्र जी? आयोनाइजेशन एनर्जी है. एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है. अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बहुत सारी यूनिट्स पे मेजर होती है बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल आप किलो कैल पर मोल में भी मेजर कर सकते हो, या फिर किलो जूल पर मोल में भी कर सकते हो. एम आई क्लियर? और कुछ बच्चे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है. एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है. इसके बाद बेटा सवाल आता है कि मैम है तो ये एक एनर्जी, और एनर्जी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, तो मैम ये एनर्जी रिक्वायर्ड यानी एंडोथर्मिक क्यों है? तो देखो, ये सपोज मेरा एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, है ना. ठीक है. और यहाँ पर हमारी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है. ठीक है. तो तुमको पता है न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज. राइट. अब इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना. तो अगर तुमको इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ही हमें क्या चाहिए? एक एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा. तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए एंडोथर्मिक है, क्योंकि बाहर से देनी पड़ रही है. ठीक है. तो यही रीजन है कि हमेशा ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा जी? एंडोथर्मिक होगी. क्या होगी बेटा जी? एंडोथर्मिक होगी. एम आई क्लियर? इट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक. ठीक है जी. टाइपिंग एरर है, लिख देते हैं एंडोथर्मिक. एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन. चलिए, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है बेटा जी साइज. ठीक है. तुमको पता है कि जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी किस किस के बीच में बेटा? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतनी ही ज्यादा हमें बाहर से आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. हाँ के ना? राइट. ठीक है. अब अगर जस्ट इन केस एटम का साइज जो है वो बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा ना. तो उस केस में क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगेंगी, है ना. और वीक होने लगी तो इसमें क्या मतलब बेटा? कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी. मतलब क्या कि अगर एटम का साइज बढ़ा तो उस केस में हमको कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है जी. राइट. तो मतलब इन्वर्सली रिलेशन हो गया बेटा, है ना. तो क्या बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके मेरे बच्चों? एटॉमिक साइज के. ठीक है मेरा बच्चा, किसके? एटॉमिक साइज के. राइट. मतलब अगर एटॉमिक साइज
बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा जी, घट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, देखो तुम सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन को कुछ चार्ज दे रहा होता है, राइट। लेकिन ये चार्ज एक्चुअल नहीं होता। मतलब देखो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा बेटा, उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो न्यूक्लियस का चार्ज मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ के ना, हाँ ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा वो चार्ज लगाते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, है ना। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल जो चार्ज था वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर था, लेकिन होता क्या है कि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना, इंटरवीइंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगना था उतना नहीं लग पाता। ठीक है, तो जितना लग पाता है उसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, राइट। अब जितना ज़्यादा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी जेड इफेक्टिव, राइट, उसके क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, अब तुमको पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है किसी एलिमेंट पर, है ना, तो उसका जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, राइट। तो मतलब जेड इफेक्टिव इज पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो भाई देखो, मैंने बोला हायर इज द पॉजिटिव चार्ज, हायर इज द जेड इफेक्टिव, हायर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या, अगर मेरे पास एक है Fe3+, ठीक है, एक है Fe2+, ठीक है, एक है Fe, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले Fe में 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, जब Fe2+ बना तो कितने हो गए मेरा बेटा जी, अब जो है 24 हो गए। फिर 3+ बना तो कितने हो गए, 23 हो गए, 23 हो गए, है ना। तो हर केस में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो खुद सोच, पहले प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं Fe में 26 के 26 ही रहेंगे। ठीक है, तो जब Fe था तो 26 प्रोटॉन को 26 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, तो हमारा अच्छा जो है यहाँ पर उनको पकड़ के उसने रखा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होकर 24 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, तो अब उनको ज़्यादा जोर से खींचेंगे, ज़्यादा जोर से खींचेंगे, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया। समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज आने से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करी, बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, राइट। तो यही रीजन है कि ये ऑर्डर आ रहा है, समझे। चलो, इसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये होता है धसा हुआ इफेक्ट। मतलब अगर मैं एक शेल के बहुत सारे सब शेल की बात करूं तो बेटा जो एस सब शेल है वो सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियस की तरफ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा धसा हुआ होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो अगर हमें एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन लगाना है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं सेम शेल के मतलब सेम वैल्यू ऑफ एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डिफरेंट सब शेल ले रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से ले रही हूँ बेटा, सपोज मैंने लिया एस, पी, डी और एफ। तो याद रखना बेटा, ठीक है, क्या याद रखोगे मेरे बच्चों, याद रखना, यहां लिख देते हैं इसको, क्या याद रखना, ये याद रखना कि एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा पी से, पी का डी से, डी का एफ से। ठीक है जी, राइट। क्या याद रखेंगे मेरा बच्चा, हम याद रखेंगे कि एस विल बी मोर पेनिट्रेटेड, फाइन, तो ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है वो, इसलिए ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। ठीक है जी, राइट। अगर ज़्यादा पेनिट्रेटेड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फाइन, तो इसीलिए हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। मैम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट झूल गया, एग्जाम्पल दो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, ठीक है जी, राइट। बोरॉन की होती है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ऑल्दो बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। मतलब बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक झोल हो जाता है, क्या होते हैं, झोल मोमो,
है ना। झोल मोमो क्या है कि भाई बेरिलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s से एलिमिनेट होना है, ठीक है। कहाँ से रिमूव होना है बेटा, 2s से। अब ये 2s क्या है, मोर पेनिट्रेशन, ठीक है, क्या है, मोर पेनिट्रेटेड है, राइट। और वही 2p क्या है, लेस पेनिट्रेटेड है, कम धसा हुआ है। s ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है तो ज़्यादा धसा हुआ है, p दूर है तो कम जो है पेनिट्रेटेड है, लेस पेनिट्रेटेड, ठीक है। तो यही रीज़न है भाई, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटेड है, ये मोर पेनिट्रेटेड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी, किससे बच्चों, बोरॉन से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं बता चुकी हूँ बेटा तुमको कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बीच के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये बीच के शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है। रिपल्शन लगाने से क्या होता है कि जितना न्यूक्लियस चार्ज विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, उतना नहीं लग पाता, हमेशा उससे कम लगता है। और जो ये कम लगता है इसे ही क्या बोला जाता है मेरा बेटा, जेड इफेक्टिव। एम आई क्लियर, राइट। हम बोलते हैं कि जो जेड इफेक्टिव होता है ना बेटा, जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा, ये तुम्हारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा। क्या है ये, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा ध्यान से सुनो, सिग्मा है तुम्हारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जो रिपल्शन हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं ना, ये उनका मेजर है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिपल्शन लगाएंगे, जितनी ज़्यादा वो स्क्रीनिंग लगाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से, है ना, ये उन इलेक्ट्रॉन का मेजर होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब खुद सोच, अगर यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है, स्क्रीनिंग ज़्यादा है, शील्डिंग ज़्यादा है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, हुई नहीं हुई, सिग्मा ज़्यादा हो गया। अगर सिग्मा ज़्यादा हुआ तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है। वही अगर पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग मतलब ज़्यादा रिपल्शन नहीं लगा रहे बीच वाले शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पर, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा बेटा, हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अगर सिग्मा डिक्रीज करता है तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा मेरे बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या, जितनी पुअर शील्डिंग उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी मेरा पुत्र, ज़्यादा होगी ना, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। क्या है हमारा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नया नया हम पीपीटी पे पढ़ाना शुरू करे हैं, वैसे हम नोट पे पढ़ाते थे, इसलिए थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज हम बहुत जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने सीखा पुअर शील्डिंग उतना ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव, उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूँ तो हम ये मानते हैं कि जो एस और पी होती है उनकी शील्डिंग अच्छी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एस और पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कंपैरेटिव टू डीएनएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि शील्डिंग का ऑर्डर है कि एस की जो है वो ज़्यादा होगी पी से, पी की ज़्यादा होगी डी से, और सबसे कम होती है एफ की। तो मतलब डी एंड एफ क्या होती है इनकी बच्चों, पुअर शील्डिंग, ठीक है मेरा पुत्र, क्या होती है इनकी, पुअर शील्डिंग होती है। एम आई क्लियर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें भाई, ध्यान से देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने लिया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कौन है बेटा, एल्यूमिनियम आ गया, और कौन आ गया पुत्र जी, हमारा गैलियम निकल के आ गया है, ठीक है। कौन आ गया है, एल्यूमिनियम और गैलियम, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, मैं खाली लास्ट शेल की लिख रही हूँ, ये होती है बेटा 3s2 3p1, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ गैलियम के केस में, तो इसमें पहले 3d भरता है, फिर आता है 4s2,
4 आता है 4p1, ठीक है। एल्यूमिनियम गैलियम सेम ही ग्रुप के हैं मेरा बेटा, ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैलियम में पहले 3d आ जाता है। तो अब क्या होता है बेटा, डी की होती है पुअर शील्डिंग, ठीक है। क्या होती है बेटा, डी की पुअर शील्डिंग। तो अब अगर डी की शील्डिंग पुअर है तो भाई उस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल यानी 4p के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा होगा तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, गैलियम की ज़्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, ठीक है। होता यह है कि एक ग्रुप में पहले एल्यूमिनियम आता है, फिर हमारा कौन आता है मेरा पुत्र जी, गैलियम। तो डाउन द ग्रुप हम मानते हैं कि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज और करनी चाहिए थी, गैलियम की कम होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से, लेकिन गैलियम की ज़्यादा क्यों है, सिंपल सा लॉजिक है, 3d की पुअर शील्डिंग होती है। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा, ये है फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूजुअली क्या होता है बेटा कि अगर हम बात करें आपकी p6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर आपकी p3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राइट। अगर हम बोले कौन कौन सी, p3 कॉन्फ़िगरेशन और p6 कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा जी हम मानते हैं कि p3 इज इन हाफ फिल्ड और p6 इज अ फुली फिल्ड। सिमिलरली d5 भी क्या है, हाफ फिल्ड है, d10 क्या है, फुली फिल्ड है। वैसे ही f7 क्या है, हाफ फिल्ड है, f14 क्या है, फुली फिल्ड है। तो बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है तुम पढ़ के आए हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। क्या है बेटा ये सारी की सारी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है तो इन कॉन्फ़िगरेशंस में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लूँ, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल है 2p, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है विच इज़ हाफ फिल्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का भी क्या है बेटा जी, 2p है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, मतलब पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ूँ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है मेरा पुत्र, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यही रीज़न है कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से क्या होगी पुत्र जी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, राइट। चलिए तो अब अगर मैं सम अप करूं पूरे लेक्चर को तो हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। पहला तो हमने पढ़ा है कि ग्रुप में हमारी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। पीरियड में बेटा लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है बेटा, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी पुत्र। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। चलिए अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या कि भाई जब भी आप जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जनरली अगर किसी भी पीरियड में ट्रेंड निकाल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का तो आप एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे फैक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा किसमें, पीरियड के अलोंग, तो हम जो है मेरा बेटा जेड इफेक्टिव को देखते हैं और ग्रुप में हम क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज को देखते हैं, ठीक है। ओवरऑल बोल रही हूँ जनरली, राइट। लेकिन अगर आपको कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स में कंपैरिजन करना है कि मेरे को कंपेयर करना है बेरिलियम और बोरॉन में, या मुझे कंपेयर करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उस केस में मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट भी कंसिडर कर सकती हूँ। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन है आपका नीट 2019 में आया हुआ, इससे जो है हम पता लगाएंगे। यहाँ पर था कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे, हमें इनका ओवरऑल ऑर्डर बताना है बच्चों, किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम में 1s2
2s2। मैंने बोला कि भाई वैसे तो हम देखिए अगर कोई फैक्टर नहीं लग रहा है तो जनरली हमेशा कौन सा फैक्टर लगता है बेटा, पीरियड के अंदर जेड इफेक्टिव का। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो बेरिलियम का लिथियम से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, किससे, लिथियम से। अब बेरिलियम और बोरॉन में बात करूँ तो देखो बोरॉन में आता है 1s2 2s2 2p1, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। अब 2s में क्या लग रही है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस ज्यादा पेनिट्रेशन होता है बेटा, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, फाइन मेरा बच्चा, ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है तो क्या लग रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, राइट। वही अगर हम बात करें बोरॉन तो बेटा यहाँ पर पी में पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, तो बोरॉन से ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम। अब देखो एडजेसेंट एलिमेंट्स में लग सकता है, मैं बोरॉन और लिथियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगा सकती, यहाँ तो मैं जेड इफेक्टिव से ही कंपेयर करूंगी, लेकिन बेरिलियम बोरॉन में बता सकती हूँ, ठीक है, राइट। अच्छा इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कार्बन की तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। कुछ फर्क आया, नहीं फर्क आया, लेकिन कार्बन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, बोरॉन का क्या है, कम है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर कार्बन नाइट्रोजन में देखूं तो 1s2 2s2 नाइट्रोजन की 2p3 है, 2p3 क्या है, हाफ फिल्ड है, क्या है पुत्र जी, हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा किससे, कार्बन से, ठीक है। वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन तो 1s2 2s2 2p4। अब देखो होना ये चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या लग सकता है बेटा, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट, राइट, जिससे नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। वही अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इट इज 1s2 2s2 2p5, ठीक है, और नियॉन की क्या है 1s2 2s2 2p6, राइट, फाइन। तो कुछ यहाँ पर अब हम लोग को रॉकेट साइंस नहीं दिख रही है ना, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब ओवरऑल ऑर्डर देखूँ तो बेटा हमेशा अगर आपको जनरल लेके चलना है तो आप क्या लेके चलते हो, जेड इफेक्टिव, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो नियॉन की क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आया फ्लोरीन, है ना, राइट। लेकिन ऑक्सीजन का लिखना चाहिए था आइडियली, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन होता है तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, फिर देखो कार्बन और बोरॉन में से कौन आएगा, कार्बन, लेकिन बेटा बोरॉन और बेरिलियम में से कौन आएगा, बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा कौन, लिथियम, ठीक है जी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। आई गेस हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आ गया सबको, ठीक है, तो हो गया कॉन्सेप्ट का खात्मा। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।